हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं का अभ्यास प्रश्न पत्र लेके आए हैं, जो पेपर आपका वार्षिक प्रश्न पत्र से संबंधित है। और आपका वार्षिक प्रश्न पेपर कब होने वाला है? 14 मार्च 2024 का जो वार्षिक प्रश्न पत्र है उससे संबंधित इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं और प्रत्येक प्रश्नों को हमने हल करके आपको बताए हैं। तो आपको तैयारी कैसे करना है, कितने अंक के प्रश्न आएंगे, कैसे कितने शब्दों में लिखना है, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम क्या देखेंगे आज। अभ्यास प्रश्न पत्र है जो है हमारा सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं और सत्र 2023-24 के लिए है। और यह प्रश्न पत्र आपका समय रहेगा समय कितना रहेगा? 2.5 घंटे रहेगा और पूर्णांक कितने रहेंगे? 60 अंक के रहेंगे। चलिए इसके बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 5 तक प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक के रहेंगे और 5 अंक के रहेंगे। तो इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है? महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। 4 ऑप्शन है। ए नंबर पुस्तकालय, बी नंबर अभिलेखागार, सी नंबर प्रयोगशाला और डी नंबर संग्रहालय। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर लेखागार। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है? अभिलेखागार में रखा जाता है। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही है। इसका सेकंड प्रश्न देखिए। सिपाही से सूबेदार तक पुस्तक के लेखक थे। 4 ऑप्शन है। ये 4 ऑप्शन में से आपको सिपाही से सूबेदार तक पुस्तक के लेखक कौन थे वो बताना है। ए नंबर सीताराम पांडे, बी नंबर विष्णु भट्ट, सी नंबर कुंवर सिंह और डी नंबर क्या है? डी नंबर आपका मंगल पांडे। तो ये 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर सीताराम पांडे। सिपाही से सूबेदार तक पुस्तक के लेखक कौन थे? सीताराम पांडे। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है? आपको यहाँ क्या बताना है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में से प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है कौन सा? झरने का जल, ये प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। पहाड़ी, ये भी प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। लोहे के औजार, तो ये लोहे के औजार जो है सी नंबर का ऑप्शन, ये प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? लोहे के औजार। और डी नंबर दिया है खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ भी प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखिए। भारत किस नदी के उपजाऊ मैदान भारत की किस नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए। 4 ऑप्शन में से आपको बताना। ए नंबर गंगा और यमुना, बी नंबर नर्मदा और ताप्ती, सी नंबर गंगा ब्रह्मपुत्र और डी नंबर व्यास सतलज। इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है नदी के उपजाऊ मैदान जो है घने बसे हुए हैं। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित करने के का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न क्या है आपका? जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित करने का मुख्य उद्देश्य है। ए नंबर अपराधों पर अंकुश लगाना, बी नंबर दोषी को दंडित करना, सी नंबर न्याय तक ज़्यादातर लोगों की पहुंच बनाना और डी नंबर न्यायालयों के काम के बोझ को हटाना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर न्याय तक ज़्यादातर लोगों की पहुंच बनाना। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। और देखिए प्रश्न नंबर 6 से 10 तक जो प्रश्न है रिक्त स्थान है और ये भी 1-1 अंक के हैं। पहले प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? डलहौजी ने खालिस्तान का सिद्धांत लागू किया। तो डलहौजी ने हड़प नीति या विलय नीति का सिद्धांत लागू किया। तो इसमें आपका आ जाएगा विलय नीति। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। चंपारण आंदोलन खालिस्तान के खिलाफ था। प्रश्न क्या है आपका? चंपारण आंदोलन खालिस्तान के खिलाफ था। तो आपका उत्तर हो जाएगा नील बागान मालिकों के खिलाफ था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। अहमदाबाद में पहली सूती मिल खालिस्तान में स्थापित हुई। तो आपका आंसर हो जाएगा 1859 में स्थापित हुई। अहमदाबाद में पहली सूती मिल कब? 1859 में स्थापित हुई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में सीटों के खालिस्तान की व्यवस्था अपनाई गई। तो आपका आंसर में आ जाएगा आरक्षण। किसकी व्यवस्था अपनाई गई? आरक्षण की। नेक्स्ट प्रश्न है गाड़ियों से उत्सर्जित धुआं खालिस्तान प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है। तो जो गाड़ियों से उत्सर्जित या निकलने वाला जो धुआं होता है वह पर्यावरण प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है। तो यहाँ लिख देंगे पर्यावरणीय प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है। इस प्रकार से बच्चों आपके जो रिक्त स्थान 6 से 10 तक थे और प्रत्येक 1-1 अंक के थे, कंप्लीट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। और यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 11 है ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 11 से 16 तक और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक के हैं? 2 अंक के हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या है? घुमंतु किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? प्रश्न क्या है आपका? घुमंतु किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? तो आप उत्तर बता देंगे। घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगलों की पट्टियों में रहते थे।
प्रश्न था घुमंतु किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे, तो आपने उत्तर में क्या बता देंगे, ये जो घुमंतु किसान हैं ये पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगलों की पट्टियों में रहते थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, प्रमुख समाज सुधारकों के नाम लिखिए। जो प्रमुख समाज सुधारक थे उनके आपको यहाँ पे क्या बताना है, नाम। तो आप उत्तर बता देंगे प्रमुख समाज सुधारकों के नाम क्या क्या हो गए। नंबर 1 स्वामी दयानंद सरस्वती, नंबर 2 राजा राम मोहन राय, नंबर 3 ईश्वरचंद्र विद्यासागर, नंबर 4 ज्योतिराव फूले और नंबर 5 पंडित रमाबाई। तो इस प्रकार से आपको हमने ये समाज सुधारकों के नाम बता दिए। तो यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13, कोई 5 मानव निर्मित संसाधनों के नाम लिखिए। तो देखिए मानव निर्मित संसाधन कौन से होते हैं, जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। तो देखिए 5 मानव निर्मित संसाधनों के नाम क्या क्या हो गए। नंबर 1 पुल, नंबर 2 मशीनें, सड़क, भवन, उपकरण। ये क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14, विनिर्माण किसे कहते हैं। तो उत्तर बता देंगे, विनिर्माण से अभिप्राय उन संगठित मानवीय प्रयासों से है जिसमें प्राथमिक उत्पादों को गौण उत्पादों में बदला जाता है, जिससे उत्पाद की मूल्य वृद्धि हो जाती है। प्रश्न था आपका विनिर्माण किसे कहते हैं, तो आप बता देंगे विनिर्माण से अभिप्राय उन संगठित मानवीय प्रयासों से है, संगठित मानवीय प्रयासों से है जिसमें प्राथमिक उत्पादों को गौण उत्पादों में बदला जाता है। किसको, प्राथमिक उत्पादों को गौण उत्पादों में बदला जाता है, जिससे उत्पाद मूल्य वृद्धि हो जाती है, जिससे उत्पाद की क्या होती है, मूल्य वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है, न्यायपालिका किन विवादों का निपटारा करती है। तो उत्तर देखिए, न्यायपालिका नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों का निपटारा करती है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 15 का उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, पावर लूम किसे कहते हैं, इसमें कौन काम करते हैं। तो देखिए पावर लूम बिजली से चलने वाले कार्गो को कहते हैं। पावर लूम किसे कहते हैं, पावर लूम बिजली से चलने वाले कार्गो को कहते हैं। यह 4 से 6 कार्गो की छोटी इकाई है। इन कार्गो के मालिक खुद उन पर काम करते हैं और परिवार के लोगों के साथ बाहर के श्रमिकों को भी काम में लगाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आप प्रश्न नंबर 16 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17 और प्रश्न नंबर 17 से 22 तक ये आपके लघुत्तरीय प्रश्न है और ये प्रत्येक प्रश्न आपके 3 अंक के रहेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 17, छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए। प्रश्न क्या है, छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए। आप उत्तर बता देंगे, छपाई की तकनीक के प्रसार से संचार और पुस्तक उत्पादन में क्रांति आ गई। देखो छपाई की तकनीक के प्रसार से क्या हुआ, संचार और पुस्तक उत्पादन में क्रांति आ गई। अखबार छपने लगे, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं स्थानीय बाजारों में बिकने लगी, जनता विभिन्न मुद्दों से परिचित होने लगे, जिससे ज्ञान का प्रसार हुआ। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 17 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18, कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष के क्या कारण थे। क्या कह रहा है, कंपनी के तहत यानी कि जो कंपनी होती है उनके तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष यानी कि वो संतोष क्यों नहीं थे, असंतोष के क्या कारण थे, क्यों नाराज थे। तो उसका उत्तर देखिए, कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष के निम्न कारण थे। नंबर 1, वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण असंतुष्ट थे। वे जो उन्हें वेतन मिलता था, जो भत्ता मिलता था और जो सेवा शर्तें थी उसके कारण क्या थे, वे असंतुष्ट थे। नंबर 2, कंपनी द्वारा बनाए गए कई नियमों से उनकी धार्मिक भावना और आस्थाओं को ठेस पहुंचती थी, किसकी, भारतीय सिपाहियों के। फिर तीसरा, बहुत सारे सिपाही किसान परिवारों से, जो भारतीय किसान बहुत सारे भारतीय किसान थे, बहुत सारे जो भारतीय सिपाही थे वे क्या थे, किसान परिवारों से थे। और ब्रिटिश भूनीति के कारण किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में फैल जाता था। तो ये क्या हो गया, आपके कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष के कारण। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 19, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो आप उत्तर बताएंगे, संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कौन सा हो गया आपका, प्राकृतिक संसाधन। नंबर 1 प्राकृतिक संसाधन, नंबर 2 मानव निर्मित संसाधन, नंबर 3 मानव संसाधन। और उनके उदाहरण बताना। तो प्राकृतिक संसाधन क्या है, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे हवा, पानी, मृदा आदि। फिर दूसरा है हमारा मानव निर्मित संसाधन, क्या है,
वे संसाधन जो मनुष्य द्वारा प्राकृतिक वस्तुओं से संशोधित करके बनाए जाते हैं मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं, जैसे पुल, मशीनें, सड़क, भवन आदि। तीसरा, मानव संसाधन लोगों की संख्या और शारीरिक व मानसिक योग्यता मानव संसाधन है, क्योंकि मनुष्य की कुशलता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान बनाने में मदद करती है, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, वैज्ञानिक, मजदूर आदि। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 19 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब व किस उद्देश्य से शुरू की गई, लिखिए। उत्तर देखिए इसका। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY, ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को क्या कहेंगे? PKVY को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 20 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 21। भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है? तो आप उत्तर बताएंगे। मौलिक अधिकारों द्वारा खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। मौलिक अधिकारों द्वारा खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। औपनिवेशिक शासन में राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था, इसलिए स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकारों की व्यवस्था हुई। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 21 कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है? आरक्षण का कानून लागू करने के पीछे क्या तर्क दिया गया है? तो उत्तर देखिए। आरक्षण का कानून लागू करने के पीछे यह तर्क दिया गया कि हमारे जैसे समाज में जहां कुछ तबकों को सदियों तक पढ़ने लिखने और नई निपुणताएं हासिल करने के अवसरों से वंचित रखा जाता है, वहां लोकतांत्रिक सरकार को इन तबकों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। ये आरक्षण का कानून लागू करने के पीछे तर्क था। इस प्रकार प्रश्न नंबर 22 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23। जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों का उल्लेख किया है? उत्तर देखिए। जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से निम्न बातों को उल्लेखित किया है। नंबर 1, जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश तीन कालखंडों में बांटा था। नंबर 2, मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। और नंबर 3, मिल ने अपनी किताब में यह भी उल्लेख किया है कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। समाज धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वास से जकड़ा था। ये जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से जो निम्न बातें जो बताया आपको, जो बातें उल्लेखित की गई वह बताया आपको। यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 23 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या है? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई तथा किसके प्रति मुहिम चलाई गई थी? तो उत्तर देखिए। महामना ज्योतिबा फूले ने भारतीय समाज को आधुनिक बनाने के लिए आंदोलन को आगे बढ़ाने हेतु सत्य शोधक समाज की नींव रखी। सामाजिक न्याय की दिशा में ये एक बड़ा कदम था। यह जाति प्रथा, पुरोहितवाद, स्त्री पुरुष असमानता और अंधविश्वास के साथ समाज में व्यापक आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध सामाजिक परिवर्तन की एक मुहिम थी। ज्योतिबा फूले ने हिंदू धर्म को सीधी चुनौती पेश की, जो हजारों वर्षों से मिथक एवं पुरा कथाएं जनसाधारण के लिए शस्त्र का काम करती आई है। इसे देखते हुए फूले ने गुलामगिरी पुस्तक के माध्यम से लोक प्रचलित मिथकों की प्रताड़ना की। इसके फलस्वरूप एक ऐसी चेतना का विस्तार हुआ जो आगे चलकर देश के विभिन्न भागों में जातिवाद विरोधी आंदोलन को प्रेरणा बना। इस प्रकार से बच्चों आप प्रश्न नंबर 24 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 25 है, अलोकप्रिय और विवादास्पद कानूनों का जनता किस प्रकार विरोध कर सकती है? उत्तर देखिए इसका। कई बार संसद ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से तो वैध होने के कारण कानूनन सही हो सकता है, फिर भी वह लोगों को रास नहीं आता, तो लोग उसका विरोध करने के लिए निम्नलिखित तरीके प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 1, लोग अलोकप्रिय कानून की आलोचना कर सकते हैं। नंबर 2, उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं। नंबर 3, अखबारों में लिख सकते हैं। नंबर 4, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। जब बहुत सारे लोग यह मानने लगते हैं कि कानून गलत पारित हो गया है, तो संसद के ऊपर भी इस कानून पर दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 25 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद आपका इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, और ये प्रत्येक प्रश्न आपके 5 अंक के हैं। 5 अंक के प्रश्न कहाँ से स्टार्ट हुए हैं आपके? ये
प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक आपके 5 अंक के प्रश्न रहेंगे। चलिए अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 26, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो उत्तर देखिए, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को 2 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। यह है निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। तो निर्वाह कृषि क्या है। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। निर्वाह कृषि क्या होती है। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए की जाती है। इसमें पारंपरिक निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है और केवल पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। इसमें अधिक धूप वाले दिनों में से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। निर्वाह कृषि की चावल मुख्य फसल है तथा अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन भी शामिल है। निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और जलवासी पशुचारण भी शामिल है। तो ये आपको हमने निर्वाह कृषि बताया। इसके बाद दूसरा आता है वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें अधिक पूंजी का प्रयोग होता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्य कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि शामिल है। इसमें मुख्य गेहूं, मक्का, कौवा, चाय, केला, कपास इत्यादि फसलें होती हैं। इस कृषि में उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों के निकट के कारखानों में किया जाता है। वाणिज्यिक खेती में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता है। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न नंबर 26 का उत्तर कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ जो आपका विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं का जो प्रश्न पत्र था उसके प्रश्न 1 से 26 तक के प्रश्न आपको हमने बताया, जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि बच्चों आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।